तो आज का टॉपिक है जिला न्यायालय की अधिकारिता, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिला न्यायालय की अधिकारिता। क्या होता है? ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी भी मूल्य के सिविल मामलों की सुनवाई करने की प्रारंभिक अधिकारिता प्राप्त है। जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय को आपराधिक मामलों में भी आरंभिक तथा अपीली दोनों प्रकार अधिकारिता प्राप्त है। जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय को आपराधिक मामलों में भी आपराधिक तथा अपीली दोनों प्रकार की अधिकारिता प्राप्त है। सत्र न्यायालय विधि द्वारा विहित कोई भी दंडादेश दे सकता है। सत्र न्यायालय विधि द्वारा विहित कोई भी दंडादेश दे सकता है, परंतु उसके द्वारा मृत्यु दंडादेश यदि देता है तो इसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है। सत्र न्यायालय विधि द्वारा कोई भी दंडादेश दे सकता है। यदि वह मृत्यु दंड का दंडादेश देता है तो इसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक होता है। अब सिविल जज सीनियर एवं जूनियर डिवीजन क्या है? सिविल जज जूनियर, सिविल जज जूनियर एवं सीनियर। तो सिविल जज सीनियर, सिविल जज सीनियर या सिविल जज जूनियर। तो सिविल जज सीनियर क्या है? तो जिला न्यायाधीश के नीचे सिविल मामलों की सुनवाई के लिए सिविल जज सीनियर एवं जूनियर डिवीजन का न्यायालय होता है। सिविल जज सीनियर डिवीजन किसी भी मूल्य के सिविल मामलों की सुनवाई का अधिकार होता है। वह 1,00,000 मूल्य तक के मामलों की अपीलें भी कर सकता है। सिविल जज जूनियर डिवीजन, जिसे पहले मुंसिफ मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता था, को अब 1,00,000 मूल्य तक के दीवानी मामलों की सुनवाई का अधिकार है, परंतु उसे अपीली अधिकारिता नहीं प्राप्त है। अब आपराधिक मामले, क्रिमिनल केसेस। आपराधिक मामले से क्या मतलब होता है? आपराधिक मामले ये क्या है? क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस क्या है भैया? आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए सत्र न्यायाधीश के नीचे क्रमशः निम्न मजिस्ट्रेट के न्यायालय होते हैं। पहला क्या है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट। और पहला क्या, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। दूसरा है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग। और तीसरा क्या है, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग। चौथा है, बस चौथा नहीं है, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष से अनधिक किसी कारावास का दंड तथा कोई भी जुर्माना दे सकता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है 7 वर्ष से अनधिक किसी कारावास का दंड तथा कोई भी जुर्माना दे सकता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी 3 वर्ष तक के कारावास तथा 10,000 रुपये तक के जुर्माने का दंडादेश दे सकता है, जबकि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी 1 वर्ष तक के कारावास तथा 5,000 रुपये तक के जुर्माने का दंड दे सकता है। अब जिला न्यायाधीश से नीचे राज्य के सिविल न्यायिक पदों पर नियुक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार की जाती है। अनुच्छेद 234। अनुच्छेद 234 क्या कहता है कि जिला न्यायाधीश से नीचे राज्य के सिविल न्यायिक पदों पर नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार की जाती है। अब राजस्व न्यायालय, रेवेन्यू कोर्ट, राजस्व न्यायालय, रेवेन्यू कोर्ट। राजस्व न्यायालय यानी रेवेन्यू कोर्ट। रेवेन्यू REVENUE, रेवेन्यू कोर्ट। अब भू राजस्व से संबंधित मामलों के निपटारे हेतु राज्य स्तर पर एक पृथक न्याय प्रणाली की स्थापना की गई है। किसको? भू मामलों को निपटाने के लिए। राजस्व न्यायालयों में सबसे ऊपर राजस्व मंडल तथा सबसे नीचे तहसीलदार का न्यायालय होता है। सबसे ऊपर किसका? राजस्व मंडल का, और सबसे नीचे तहसीलदार का न्यायालय होता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राजस्व मंडल, रेवेन्यू बोर्ड होता है। यह राजस्व संबंधी सबसे बड़ा न्यायालय होता है। तो राजस्व संबंधी सबसे बड़ा न्यायालय राजस्व मंडल, रेवेन्यू बोर्ड, REVNUE रेवेन्यू बोर्ड जो है राजस्व से संबंधित सबसे बड़ा न्यायालय होता है। राजस्व मंडल के निर्णयों के विरुद्ध अपील केवल उच्च न्यायालयों में ही होती है। इसका जो भी निर्णय होता है इसके विरुद्ध अपील कहाँ पे होता है? उच्च न्यायालय में होता है। अब आयुक्त, कमिश्नर के बारे में क्या है इसको जानिए। आयुक्त, कमिश्नर, ठीक है, आयुक्त, कमिश्नर। तो मालगुजारी संबंधी कार्यों के प्रयोजन से प्रदेश को कई कमिश्नरियों में विभक्त कर दिया जाता है। प्रत्येक कमिश्नरी का प्रधान आयुक्त या
कमिश्नर कहलाता है। कमिश्नर कमिश्नरी का प्रधान राजस्व अधिकारी होता है। आयुक्त को जिलाधीश के फैसले के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने का अधिकार होता है। आयुक्त के निर्णय के विरुद्ध अपील राजस्व परिषद रेवेन्यू बोर्ड में होता है। अब जिलाधीश कलेक्टर, जिलाधीश कलेक्टर, जिलाधीश कलेक्टर। प्रत्येक जिले में मालगुजारी की वसूली के लिए एक जिलाधीश होता है। प्रत्येक जिले में मालगुजारी की वसूली के लिए क्या होता है? एक जिलाधीश होता है। जिलाधीश उपखंड अधिकारी माने एसडीएम के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। प्रत्येक जिला इकाई उपखंडों सब डिवीजन में बटा होता है। प्रत्येक सब डिवीजन का प्रधान अधिकारी उपखंड मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट होता है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी के अधीनस्थ होते हैं। अपने सब डिविजनल में मामलों की सुनवाई करते हैं। पुनः सब डिवीजन को तहसीलों में बांट दिया जाता है। तहसील का प्रधान तहसीलदार होता है। तहसीलदार का मुख्य कार्य मालगुजारी की वसूली करना होता है। अपने क्षेत्र के वसूली करना होता है तथा अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखता है। तहसीलदार की सहायता के लिए एक तहसील में कई नायब तहसीलदार होते हैं। अब लघु वाद न्यायालय, स्मॉल केसेस कोर्ट, लघु वाद न्यायालय, स्मॉल केसेस कोर्ट। तो लघुवाद न्यायालय भी दीवानी न्यायालय होते हैं और ऐसे लघुवादों की सुनवाई करते हैं जिनका धन संबंधी मूल्य 5,000 रुपये से हो तथा जिनमें धन वसूली की मांग की गई हो। साथ ही साथ एक किराया वसूली तथा मकानों और दुकानों से किराएदार की बेदखली के 25,000 रुपये मूल्य तक के वादों की सुनवाई भी कर सकते हैं। इससे अधिक मूल्य के किराया बेदखली के विवाद की सुनवाई जिला न्यायाधीश द्वारा लघुवाद न्यायालय के रूप में की जाती है। लघुवाद न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध केवल पुनरीक्षण याचिका ही प्रस्तुत की जा सकती है, अपील नहीं होती। जिला जज के आदेश की अपील डिविजनल या डिवीजन उच्च न्यायालय में किया जाता है। जिला जज के आदेशों की अपील जो है डिवीजन जज न्यायालय में किया जाता है। अब न्याय पंचायत, न्याय पंचायत, न्याय पंचायत, न्याय पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे निचले स्तर पर होती है और इन्हें दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई का अधिकार होता है। ये 500 रुपये तक के दीवानी मामलों की सुनवाई कर सकती हैं। फौजदारी मुकदमों में ये कारावास की सज़ा नहीं दे सकती। केवल 250 रुपये तक के जुर्माने का दंडादेश दे सकती है। न्याय पंचायत के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। न्याय पंचायतों की स्थापना देश के सभी राज्यों में नहीं की गई है। केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में ही इसका प्रचलन हुआ है। अब कुटुंब परिवार न्यायालय, फैमिली कोर्ट, पारिवारिक फैमिली कोर्ट आ जाइए या कुटुंब परिवार न्यायालय क्या है? फैमिली कोर्ट। पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विवाह और इससे संबंधित पारिवारिक मामलों तथा पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विवाह और इससे संबंधित पारिवारिक मामलों तथा तलाक, यथा तलाक,
भरण पोषण, बच्चों की संरक्षकता, उत्तराधिकार आदि मामलों का निस्तारण मैत्रीपूर्ण यानी समझौते द्वारा करना है। विवादों की जांच के लिए पारिवारिक न्यायालय अपनी प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं कर सकते हैं, परंतु इनमें सामान्यतः अधिवक्ताओं द्वारा पैरवी की अनुमति नहीं होती है। पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना 10 लाख अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में किया गया है। पारिवारिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। अनुच्छेद 136 के तहत इनकी विशेष इजाज़त से अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। और देखिए, अक्टूबर 2024 तक देश भर में 850 पारिवारिक न्यायालय कार्यरत हैं। अब लोक अदालत। लोक अदालत लोक अदालत लोक अदालत लोक अदालत आपसी समझौते द्वारा सरल तरीके से तीव्र गति से न्याय प्रदान करने की व्यवस्था है, जो सामान्य कानूनी प्रक्रिया से काफ़ी अलग होती है। लोक अदालतों की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन की जाती है। इसका पीठासीन अधिकारी कोई वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या प्रतिष्ठित विधिक व्यक्ति होता है। कुछ अपवादित आपराधिक मामले जिनमें समझौता नहीं करवाया जा सकता को छोड़ करके अन्य सभी दीवानी, फौजदारी एवं राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा लोक अदालतों द्वारा मैत्रीपूर्ण ढंग से करवाया जाता है। इनमें सामान्यतः अदालतों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों में समझौता के आधार पर निपटारा किया जाता है। लोक अदालतों में पारिवारिक, वैवाहिक, सामाजिक झगड़े तथा किराया, बेदखली, बीमा संबंधी मामलों आदि का निपटारा किया जाता है। परंतु 2002 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में किए गए संशोधन के बाद अब रेल तथा बैंकिंग सेवाओं को छोड़ करके उपभोक्ता किसी प्रकार की जन सुविधा से संबंधित मामलों को संचार, पानी, सफाई, परिवहन, बिजली लोक अदालत में लाया जा सकता है। लोक अदालतों के निर्णय अंतिम होते हैं और वाद के दोनों पक्षकारों पर लागू होते हैं। लोक अदालत के निर्णयों के विरुद्ध कहीं अपील नहीं की जा सकती है। लोक अदालतों की स्थापना सामान्यतः सभी जिलों में किया गया है और इनके द्वारा अब तक 1.5 करोड़ से ज़्यादा मामलों का निपटारा किया गया है। उत्तर प्रदेश में सितंबर 2020 में 24 जिलों में अस्थायी लोक अदालतों का गठन किया गया था और भारत में प्रथम लोक अदालत का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश PN भगवती की अध्यक्षता में 6 अक्टूबर 1985 में दिल्ली में किया गया था। भारत में प्रथम लोक अदालत का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश PN भगवती की अध्यक्षता में 6 अक्टूबर 1985 को दिल्ली में किया गया था। अब मोबाइल कोर्ट, देश में मोबाइल कोर्ट, चलिए मोबाइल कोर्ट, मोबाइल कोर्ट, कोर्ट, मोबाइल कोर्ट। तो देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन हरियाणा के मेवात जिले के पुन्हाना में 4 अगस्त 2007 को किया गया था। पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन हरियाणा में हुआ था। हरियाणा में कहाँ पर? मेवात जिले में हुए के पुन्हाना में 4 अगस्त 2007 को किया गया था। इसका उद्घाटन देश के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने किया था। मोबाइल कोर्ट का उद्घाटन किसने किया था?
मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन ने किया था। चलित न्यायालय का उद्देश्य देश के सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। मोबाइल न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने किया था? मोबाइल न्यायालय की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। मोबाइल न्यायालय की परिकल्पना सबसे प्रथम पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। धन्यवाद।